आज के वीडियो का विश्लेषण क्या होगा। आज जैसा कि आप जानते हो कि संडे है, तो आज मैं कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी आपके सामने रखूंगा। इन्वेस्टर के सामने मैं हर संडे को, जी हाँ, कुछ कमेंट बॉक्स से क्वेरी लेके आता हूं जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेरी हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वैसे क्वेरी को मैं स्किप करता हूं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने पूरा पोर्टफोलियो का वहाँ पे डेटा रख देते हैं, वैसे कमेंट को भी मैं स्किप करता हूं, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सिर्फ आपका पोर्टफोलियो देख के और एक परफेक्ट एडवाइस दे सकूं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे डेटा हैं जिसको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज मैं कमेंट लेके आया हूं, जी हाँ, यहाँ पे 6 से 7 कमेंट है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास बहुत सारे कन्फ्यूजन है पोर्टफोलियो को लेके, कुछ भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेरी यहाँ पे रखते हैं, 55 ईयर्स हिसाब से म्यूचुअल फंड कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर मैं सिर्फ एज के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपको यहाँ पे करीबन 45 से 50% यहाँ पे इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी जो परसेंटेज है, जी हाँ, 45 to 50%, उसको आप यहाँ पे कह सकते हो कि डेप्ट या फिर कोई गोल्ड या फिर कोई यहाँ पे मेटल में इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई वैसे प्रोडक्ट जो काफ़ी यहाँ पे सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता हो, ऐसे प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर मैं सिर्फ एज के अकॉर्डिंग बात करूँ। चलिए दूसरा नज़रिया भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आपके पास कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी कोई पेंशन स्कीम से आप अपने बच्चों को ऑलरेडी सेट कर चुके हो, मैरिज एक्सपेंसेस ऑलरेडी बियर हो चुका है, कुछ भी आपके ऊपर आने वाले समय में खर्चा नहीं है, तो आप अपने इक्विटी के एलोकेशन को इंक्रीज कर सकते हो। आप यहाँ पे 60 to 70% इक्विटी का एलोकेशन भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपके सामने जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं, जी हाँ, लाइबिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्विटी और डेब्ट का रेशियो रखना चाहिए। मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आप सबसे पहले अपने पूरे रिस्क फैक्टर को समझें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले समय में उस पैसे का क्या आपको करना है, समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्या पर्पस है उसके पीछे, इन सारे पैरामीटर्स का आकलन करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। मैंने काफ़ी सिंपल और समराइज तरीके से बता दिया एज वाइज आपको कैसे इक्विटी का एलोकेशन रखना है, लाइबिलिटीज वाइज भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तीसरा जो पॉइंट है, रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करके यहाँ पे डिसीजन लिया जा सकता है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। सर गुड आफ्टरनून सर, मैं अपना फोलियो नंबर कैसे चेक करूँ, वैलिड है कि नहीं, ताकि आने वाले समय में कोई यहाँ पे फ्रॉड ना हो सके प्लीज़। देखिए, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप किसी भी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास उस इन्वेस्टमेंट का डिटेल जरूर आएगा आपके मेल पे, वो भी म्यूचुअल फंड एएमसी के साइट से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया, तो जब आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करोगे, जैसे ही आपका पैसा एएमसी के पास पहुंचेगा, एएमसी आपको एक फीडबैक देगी। जैसे ही आपका वहाँ पे यूनिट अलॉट हो जाएगा, जी हाँ, एनएबी का प्राइस आपके पास आ जाएगा, तो म्यूचुअल फंड एएमसी के साइट से आपका फोलियो नंबर का भी मैसेज आएगा। तो जब एएमसी के साइट से आपके पास पूरा फोलियो नंबर आ रहा है, तो आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। चलिए मैं आपको और ऑप्शन देता हूँ। आपके पास जो फोलियो नंबर है वो जिस भी म्यूचुअल फंड का है, मान लो कोई निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का ही फोलियो नंबर है, तो आप उसके वेबसाइट पे जाके उस फोलियो नंबर से लॉगिन करके और वहाँ भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो आपका फोलियो नंबर है वो सही है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने फोलियो नंबर का वेरीफाई कर सकते हो, चाहे वो कैम्स का वेबसाइट हो, केफिन का हो या फिर एमएफ सेंट्रल के थ्रू भी आप अपने फोलियो नंबर का क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो आपका फोलियो नंबर है वो वाकई में करेक्ट है या नहीं है और वो वाकई में सही है या नहीं है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है ओनली 5 ईयर्स के लिए, कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट करो प्लीज़। देखो, ये काफ़ी मुश्किल होता है जब कोई इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं कि मैं इतने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप कोई अच्छा फंड बता दीजिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूँ कि एक्चुअली में जो ये पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इसके पीछे पर्पस क्या है।
एक पॉइंट और मैं अगर ऐड करूं तो आप कितना रिस्क ले सकते हो इसका भी अंदाज़ा नहीं है मुझे। तो वाकई में काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ऐसे इन्वेस्टर को मैं कोई फंड सजेस्ट करूं। लेकिन हाँ देखो, मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर सिर्फ 5 साल के लिए आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हो, 5 साल के लिए यहाँ पे आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक फंड के सहारे आप जाएं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का लोकेशन भी नहीं रखना चाहिए। वैसे फंड का चयन भी नहीं करना चाहिए जहाँ पे रिस्क का काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे फैक्टर देखने को मिले, जैसे कि सेक्टर फंड, थीमेटिक्स फंड्स में भी आपको नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैं अगर आपको एडवाइस करूँ, अगर आप रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो तो आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो, जो कि महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप फंड है। दूसरा मैं ऑप्शन दूँ, अगर आपका रिस्क थोड़ा कम चाहिए, जी हाँ, तो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप का सिलेक्शन कर सकते हो। तीसरे नंबर पे बात करूँ, अगर और आप कम रिस्क रखना चाहते हो तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हो और यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को। देखो 5 साल से ज़्यादा का समय होता है, जैसे 7 साल 10 साल, तो मिड कैप और स्मॉल कैप का ज़्यादा एलोकेशन ऐड करके ऐसा हम रिस्क ले सकते थे। लेकिन 5 साल के अंतराल में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में मैं सिर्फ एक फंड के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडवाइस किया हूँ। टी कैप कैटेगरी के अंदर आप महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप को फोकस कर सकते हो। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फोकस कर सकते हो। और अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूँ तो अगर थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हो तो जेएम फ्लेक्सी कैप, और थोड़ा कंजर्वेटिव होकर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाना चाहते हो तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। देखो मैं और भी बारीकी से यहाँ पे आपको एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे डेटा हैं जो मुझे ज़रूरत पड़ सकता है इस डिसीजन को लेने में, इसलिए मैंने फिलहाल काफ़ी समराइज करके आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रख दिया। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। सर लमसम करने के लिए कौन सा सेगमेंट बेस्ट रहेगा, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप ये 3 ऐसे कैटेगरी हैं जहाँ पे अलग अलग रिस्क देखने को मिलता है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जब कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो वहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा स्कोप होता है, मिड कैप में थोड़ा सा कम और लार्ज कैप में यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलता है। स्कोप की बात करूँ तो आने वाले समय में ज़्यादा तेज़ी की तरफ जो रिटर्न मिलने का चांस होता है वो स्मॉल कैप में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ ये भी आपको परिभाषा समझना पड़ेगा कि अगर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो आपको वहाँ पे नुकसान होने का भी चांस देखने को मिल सकता है। इट मीन्स कि गिरावट हुआ, ऐसे जगह जहाँ पे पैसा ज़्यादा बन रहा वहाँ पे नुकसान भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब ये समझना पड़ेगा कि वाकई में क्या आप यहाँ पे गिरावट में अगर ज़्यादा नुकसान हो जाए तो आप उसको सह सकते हो या नहीं सह सकते हो, वहाँ पे आप धैर्य शक्ति रख के इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखो अगर कर सकते हो और आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप को ज़्यादा फोकस करो और लार्ज कैप को यहाँ पे थोड़ा सा कम यहाँ पे फोकस कर सकते हो। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लमसम करना है तो एक कैटेगरी पे आप पैसा लगाओ, क्योंकि अगर एक कैटेगरी पे पैसा लगाओगे हो सकता है कि कुछ समय के लिए वहाँ पे पैसा बने, लेकिन कभी भी अगर बहुत बड़ा अमाउंट लेके चल रहे हैं, मोटा अमाउंट लेके चल रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ जाए। लार्ज कैप भी रखें, मिड कैप भी रखें, स्मॉल कैप भी रखें। हाँ थोड़ा सा एग्रेसिव आप जाना चाहते हो, रिटर्न बनाना चाहते हो, आपके पास समय ज़्यादा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा हायर रख के और लार्ज कैप के एलोकेशन को कम रख सकते हैं। फिलहाल देखो लमसम के लिए अगर मैं एडवाइस करूं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर में कौन सा इंडेक्स स्पेशली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम पैसा लगा के ज़्यादा रिटर्न अचीव कर सकते। फिलहाल आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जिसके बेसिस पे आप कुछ यहाँ पे आकलन कर सकते हो। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। Sir, quant small cap is falling to give output along with other prominent small caps. Yesterday, it has given 0.11%. Other small cap given on an average of 0.5%. This is 4 times since November 24th. देखिए मैं अगर देखूं तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड गिरावट के बाद अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रहा है। मैंने आंकड़े चेक किए। हाँ हो सकता है कि किसी दिन ये अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कम पैसा बना के दे, किसी दिन ज़्यादा बना के दे, लेकिन फिलहाल मैं जो आंकड़े आपके सामने रखूँगा उसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि डेटा में काफ़ी यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, बट अगर देखोगे तो
21 नवंबर से इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के आसपास ही देखने को मिल रहा है। जैसे देखो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, अगर मैं 21 नवंबर से देखूं गिरावट के बाद तो करीबन 7.8% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही देखो अगर मैं आपके सामने आंकड़ा रखूं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे इसी ड्यूरेशन में 9.6% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी 7.8% का रिटर्न है इसी ड्यूरेशन में। ठीक वैसे टाटा स्मॉल कैप का रिटर्न देखोगे तो उससे कम है, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से 6.7% का रिटर्न देखने को मिल रहा है इसी ड्यूरेशन में। ठीक वैसे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 7.9% का रिटर्न है। ठीक मैं कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 6.4% का रिटर्न है। और वैसे आप देख सकते हो अधिकतर म्यूचुअल फंड का जो ऑन द एवरेज रिटर्न है वो 7.57% के आसपास देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न इसी ड्यूरेशन में 7.8% के आसपास है। तो फिलहाल कमजोर नहीं देखने को मिल रहा है, आंकड़े सही है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि जो काफी एग्रेसिव होकर ये म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा था गिरावट के बाद जब रिकवरी होता था तो काफी अच्छा पैसा बनता था, वो आंकड़े अभी नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन कमजोर स्थिति भी नहीं है पिछले अगर मैं कुछ दिनों से यहाँ पे डेटा को चेक करूँ तो। चलिए अब अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। सर ब्रोकर के पास SWP का ऑप्शन नहीं है तो कहाँ से ले सकते हैं बताएं प्लीज रिप्लाई में। देखिए अगर आप कोई ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हो और वहाँ से कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, SWP का वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप मैनुअली SWP का वहाँ पे कुछ सेटिंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, मान लो आपको महीने का 5,000 का विड्रॉल करना है तो हर महीने किसी पर्टिकुलर डेट को आप जाके 5,000 का यूनिट रिडीम कर। इट मीन्स कि हर मंथ आपको यहाँ पे कुछ रिडम्पशन का रिक्वेस्ट डालना होगा और उस मंथ में आपके अकाउंट में उतना पैसा देखने को मिलेगा। तो आप मैनुअल SWP सेटिंग कर दे सकते हो, हर मंथ कुछ जितना अमाउंट चाहिए उसका रिडम्पशन करें और उसका बेनिफिट ले सकते हो। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है ब्रोकर के जहाँ पे SWP का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ क्वेरी थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास बहुत सारी क्वेरी है। जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो और अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।